भैया हमें स्टार्ट करना है वेव ऑप्टिक्स। तो आओ सबसे पहले तो इसका बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं। रे ऑप्टिक्स की बिल्कुल फर्स्ट क्लास याद करते हैं जो मैंने तुम्हें रे ऑप्टिक्स बताया था। यार चैप्टर नंबर मत पूछो, वैसे चैप्टर नंबर 10 है ये। यस बिल्कुल सर। अविनाश, चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, नया चैप्टर है वो। चलो पहले इसको स्टार्ट करो। यार मैंने तुम्हें बोला कि लाइट एक वेव है। हम सबसे पहले अभी वेव ही लेके चल रहे हैं। ये मैंने आपको लास्ट क्लास मतलब कल भी बताया था कि भैया लाइट के हमारे पास दो नेचर हैं, पार्टिकल और वेव। तो अगर मैं आपसे पूछूं रे ऑप्टिक्स में हमने उसका कौन सा वेव मतलब कौन सा नेचर लिया, वेव नेचर लिया या पार्टिकल नेचर लिया उसे रे सर वेव। ऑप्टिक्स में? द बिल्कुल वेव वेव। नेचर। वेव। यस। यार याद रखो, अब कुछ फिनोमिनन ऐसे हैं जो आपका लाइट का वेव नेचर ही उसको एक्सप्लेन कर पाएगा, वैलिड कर पाएगा। वेरस कुछ फिनोमिनन ऐसे हैं जहां पे लाइट का सिर्फ पार्टिकल नेचर ही एक्सप्लेन कर पाएगा, जहां पे लाइट का वेव नेचर फेल हो जाता है। तो हमें यही सारी चीजें पढ़नी है। जैसे मैं आपको बताता हूँ इस पूरे वेव ऑप्टिक्स में हम कौन से मेन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। भैया सबसे इंपॉर्टेंट मेन कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन। ये तीन ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जहां पे लाइट का सिर्फ और सिर्फ वेव नेचर ही इनको एक्सप्लेन कर पाया। वेरएस ऐसा कौन सा फिनोमेना है जहां पे सिर्फ लाइट का पार्टिकल नेचर उसको एक्सप्लेन कर पाया? दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा फिनोमेना है जहां पे लाइट का वेव नेचर फेल हो जाता है, सिर्फ उसको पार्टिकल नेचर ही एक्सप्लेन कर सकता है। तो यस आओ सर। भैया समझो कॉन्सेप्ट को। यार हमने कहा ये एक सरफेस है, इस पे लाइट रे ने फॉल डाउन करा। तो हमने डिस्कशन किया था कि भैया इस लाइट रे के साथ क्या क्या चीजें हो सकती हैं। लाइट रे रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा और एब्जॉर्ब होगा। बिल्कुल वेदांत, आपको ये चीज पता है। तो अगर मैंने कहा कि इस लाइट रे ने रिफ्लेक्ट करी है, तो सबसे पहले तो इन चीजों को समझो। अगर ये एक वेव है तो भैया इससे रिलेटेड इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ ना कुछ वेवलेंथ, कुछ ना कुछ इंटेंसिटी, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी। हालांकि ये मैं आपको बता चुका हूं। तो मेरे को बताओ रिफ्लेक्शन में कौन कौन सी चीजें चेंज हो गई होगी और कौन कौन सी चीजें सेम होगी? शायद से क्वेश्चन ही सर नहीं सुना। सर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी इसकी एक तो। एक मिनट रुको नीरज, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, शायद से कुछ बच्चों ने क्वेश्चन नहीं सुना। मैंने कहा भैया ये मेरी इंसिडेंट रे है जो किसी एक सरफेस पे फॉल डाउन कर रही है। लाइट रे का पहले मैंने रिफ्लेक्शन लिया। तो रिफ्लेक्शन मेरे को बताना है, रिफ्लेक्शन में वेव की वेलोसिटी सेम होगी या चेंज हो जाएगी? वेवलेंथ, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल स्टार्टिंग से ही बताऊंगा विनाश, टेंशन ना लो। तो यार देखो, हमारे मैंने आपको ये बता रखा है कि वेलोसिटी, वेव की वेलोसिटी याद रखना सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? सर मीडियम मीडियम पे पे। डिपेंड करती है। यार रिफ्लेक्शन का मतलब होता है लाइट रे बाउंस करके वापस सेम मीडियम में आ गई है। जैसे अगर इधर मीडियम एयर ले रहा हूं तो वापस लाइट रे बाउंस बैक करके सेम मीडियम में आ गई है एयर में। तो वेलोसिटी हमारी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी हमारी क्या रहेगी? सो सेम रहेगी। कांस्टेंट। वेरी गुड, कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। सिमिलरली अगर अब मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी की, तो तो मैंने वो भी आपको कांस्टेंट ही रहेगी। बिल्कुल, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है कि सोर्स कौन है, लाइट रे प्रोड्यूस किसने करी है। तो भैया यस। यहाँ पे सोर्स कुछ ना कुछ रहा होगा, बल्ब वगैरह। अब चाहे लाइट रे रिफ्लेक्ट हो, चाहे वो कहीं रिफ्रैक्ट हो जाए, लेकिन सोर्स तो अभी भी बल्ब ही है ना। तो अभी भी यस फ्रीक्वेंसी सर। यस। क्या रहेगी? सेम रहेगी, क्योंकि सोर्स सेम है। उसके बाद वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्कस किया था हमने। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। इनटू। यस। वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई, तो वेवलेंथ भी क्या रहेगी? तो सेम ही रहेगी भैया, वो कांस्टेंट। भी कांस्टेंट ही रहेगी। लेकिन अब बात आई इंटेंसिटी की। सो वो इंटेंसिटी मतलब डिक्रीज हो एनर्जी। जाएगी। वेरी गुड। हमारी जो इंटेंसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। क्यों रिड्यूस होगी? क्योंकि इस लाइट को मैं तीन अलग अलग चीजों में डिवाइड कर रहा हूं। मैंने कहा ये मेरे पास इंसिडेंट लाइट आ रही है कुछ ना कुछ 10 जूल्स की। तो कुछ पार्ट ही इसका रिफ्लेक्ट कर रहा है, कुछ पार्ट का मतलब 5 जूल्स में भी रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। तो भैया एनर्जी रिड्यूस होगी तो इंटेंसिटी रिड्यूस होगी। भैया सब लोग यस चेक सर। करके बताओ, सबको ये चीजें क्लियर हो गई हैं? यस। यस सर। डन। सिमिलरली अब, हाँ कोई कुछ बोल रहा है क्या? रिपीट। सर मतलब आपने बोला कि 10 जूल की लाइट, क्या बोल रहे थे आप? अच्छा यार, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास लाइट की कोई एनर्जी आ रही है, लेकिन मैं इस लाइट को तीन हिस्सों में डिवाइड भी तो कर रहा हूँ ना। मैं कह रहा हूँ कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट करेगा और कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा।
तो अगर किसी एक एनर्जी को 3 कामों में लगा रहे हो तो क्या तीनों कामों में सेम एनर्जी मिलेगी या अलग अलग एनर्जी मिलेगी? सर डिफरेंट मिलेगी। डिफरेंट अलग अलग। मिलेगी। तो सर बस इधर पहले भी में वही हो रहा है। सबसे ज्यादा होगी ना, उसके बाद घटती जाएगी। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है नीरज। हम ये देखेंगे कि डोमिनेंट कौन सा है। जैसे अगर मेरा ये सरफेस बहुत ज्यादा पॉलिश होगा तो ये एक मिरर की तरह ज्यादा काम करेगा, तो रिफ्लेक्शन में एनर्जी ज्यादा मिलेगी। लेकिन अगर ये सरफेस ट्रांसपेरेंट ज्यादा है तो कौन सा फिनोमिनन ज्यादा डोमिनेंट हो जाएगा? रिफ्रैक्शन। तो फिर ज्यादा एनर्जी किस में जाएगी? रिफ्रैक्शन में जाएगी। यस सर। ठीक है, डन। तो अब मेरे को बताओ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब मीडियम चेंज हो गया है। सपोज नीचे वाला मीडियम वाटर ले लो, तो अब मेरे को बताओ वेलोसिटी के साथ क्या हुआ होगा? चेंज सर या चेंज सेम? होएगी, सर वेरी चेंज गुड। होएगी। यस सर। चेंज हो सर जाएगी। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रुक जा रहेगी। रुक जा राधिका, राधिका रुक जाओ। वेलोसिटी भैया चेंज हो जाएगी क्योंकि मीडियम चेंज हुआ है। यस वेलोसिटी सर। हमें पता है, वेलोसिटी रिड्यूस हो जाती है क्योंकि इधर हमारा मीडियम वाटर एयर से ज्यादा डेंसर है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल राधिका आपने सही कहा, फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड कर रही है तो फ्रीक्वेंसी सेम। अब मेरे को वेवलेंथ का बताओ, वेवलेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा? चेंज होगी सर सर वेवलेंथ मिड सर, डिक्रीज होगी मतलब। बिल्कुल। क्योंकि यार देखो ना नीरज, वेलोसिटी डिक्रीज हुई है, फ्रीक्वेंसी सेम है, तो वेलोसिटी को डिक्रीज फिर किया किसने होगा? वेवलेंथ ने ही तो डिक्रीज किया होगा ना। तो इधर वेवलेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। यस सर। डन। बचा क्या? इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी वो मैंने भी आपको बता दिया, डिक्रीज होगा। यस सर। अब यार एक चीज बताओ, वेवलेंथ डिक्रीज तो हो रही है, लेकिन ये वेवलेंथ कितनी डिक्रीज हो जाएगी ये सोचो। क्योंकि अब मेरा फॉर्मूला पहले तो इस पे वर्कआउट करना है कि वेवलेंथ डिक्रीज कितनी होगी, नहीं वेवलेंथ निकालेंगे कैसे। तो यार हमने फॉर्मूला पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है C/V, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यस सर। अविनाश वही समझा रहा हूं कि डिक्रीज कैसे हुई। अविनाश, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला C/V। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी तो वेलोसिटी डिक्रीज ही होगी, क्योंकि हमारा वाटर एयर से ज्यादा डेंसर है। यस अविनाश, क्या सर। ये चीज रिपीट करूं? यस सर, करो रिपीट। सर एक बता दो एक बार। दोबारे दोबारे दोबारे। यार मैंने कहा कि हमारी जो लाइट है वो वेव है। वेव की वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी? मीडियम पे। लेकिन मीडियम। मेरे को ये भी बताओ, लाइट वेव वेव तो कहे जा रहे हैं, लेकिन ये कौन सी वेव है? हमारे पास वेव 3 टाइप की होती है। क्या ये मैकेनिकल वेव है या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? आपको पता सर होगा भैया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैग्नेटिक वेव, यस सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेरी यस गुड। सर। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी मीडियम पे डिपेंड करती है। और याद रखो, जितना ज्यादा डेंसर मीडियम हो जाएगा आपका, उतनी ज्यादा वेलोसिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो यस अगर सर। मेरी लाइट रे एयर से ट्रेवल कर रही है वाटर में, तो वाटर मेरा एयर से डेंसर है या रेयर है? सर डेंसर। तो वेलोसिटी इधर रिड्यूस हो जाएगी। अब यस सर। सपोज वाटर से ट्रेवल करी ग्लास में, तो ग्लास वाटर से भी ज्यादा डेंसर है, तो अब वेलोसिटी और ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी। यस सर। यस सर। बढ़िया। इसको नोट डाउन करो पहले, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूजन हो जाएगा। पहले यहां तक नोट डाउन करो। और नीरज या किसी एक के साइड से, हाँ माइक म्यूट, ठीक है, डन। वेदांत, आपका डाउट मेरे को समझ में नहीं आया, लाइट रे कट कैसे करती है मतलब? लेजर लाइट, लेजर लाइट का तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अलग है, अभी हम उसके बारे में चर्चा ही नहीं कर रहे। लेजर लाइट इज डिफरेंट कंप्लीटली, बिल्कुल। बाकी लेजर लाइट के साथ भी यही सेम कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है कि अगर आप लेजर लाइट को किसी एक मिरर पे फॉल डाउन कराओगे ना, आप देखोगे कि वो लाइट रिफ्लेक्ट करती है, आपको लेजर लाइट वापस अपनी साइड ही आती हुई दिखेगी। यस सर, किया नोटिस सर। हाँ ना। सब हो गया। हो गया, चलो। So, अब मैं आपको क्या समझा रहा था, मैं ये पूरा फ्लो से बाहर चले गया। हम बात कर रहे थे कि भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ये तो हमें याद ही है ना, C/V। जहां पे C का मतलब क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और V का मतलब क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम। यस सर। तो यार इस C को क्या मैं लिख सकता हूं? फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ ऑफ द लाइट रे इन वैक्यूम, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला यही होता है, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। नीचे क्या हो जाएगा?
फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन मीडियम। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी तो इसलिए फ्रीक्वेंसी को कट कर दिया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला मिल गया मेरे को, वेवलेंथ ऑफ द लाइट, लाइट की वेवलेंथ वैक्यूम में डिवाइडेड बाय लाइट की वेवलेंथ मीडियम में। मेरे को लाइट की वेवलेंथ निकालनी है मीडियम में, तो इसी फॉर्मूले को इंटरचेंज करके बताओ क्या आ जाएगा आपके पास आंसर। वेवलेंथ लाइट की वैक्यूम के अंदर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो अब कुछ ना कुछ डिवाइड हो रहा है, तो बहुत क्लियर कट चीजें हैं कि वेवलेंथ हमारी डिक्रीज होगी। अविनाश, क्या आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया कि भैया कुछ ना कुछ डिनोमिनेटर में डिवीजन में जा रहा है, तो डेफिनेटली जो मेरी वेवलेंथ है मीडियम में वो रिड्यूस हो जाएगी इन कंपैरिजन टू वैक्यूम। सर एक बार बता दो सर। कि फिर से वेवलेंथ कैसे रिड्यूस हुई? ये सर स्टार्टिंग से बताना। स्टार्टिंग से। चलो यार एक चीज चेक करो, अविनाश स्पीड का फॉर्मूला क्या है? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ है ना? ये सर। अविनाश ये समझ में आ गया था कि जैसे लाइट एयर से वाटर में ट्रेवल करेगी स्पीड रिड्यूस हो जाएगी। ये सर। फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी को भूल जाओ अब। तो मेरे को बताओ कि वेलोसिटी को रिड्यूस कराया किसने होगा फिर? वेलोसिटी दो ही चीजों पे तो डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी तो कह रही है भैया मैं चेंज होंगी नहीं, तो वेलोसिटी को रिड्यूस कराने के लिए वेवलेंथ इन तो रिड्यूस कराया होगा ना उसे। ये सर। तो बस मैं वही कह रहा हूं कि जब भी लाइट रे दूसरे मीडियम में जाएगी और दूसरा मीडियम अगर डेंसर निकला तो वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी। ये सर। अविनाश अब पक्का क्लियर है? ये सर पक्का सर। डन। तो ये तो थ्योरेटिकल चीज हो गई अविनाश, यही चीज अब हमने मैथमेटिकली प्रूव करी। कैसे प्रूव करी? कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला सी बाई वी, सी स्पीड है वी भी स्पीड है, बस एक वैक्यूम में है और एक मीडियम में है। मैंने इनका फॉर्मूला रख दिया, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ इन वैक्यूम, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ इन मीडियम। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी कट गई, तो हमारे पास बचा वेवलेंथ इन वैक्यूम, वेवलेंथ इन मीडियम, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटरचेंज किया, तो मेरे पास आ गया वेवलेंथ इन मीडियम, वेवलेंथ इन वैक्यूम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिवाइड कर रहा हूं, तो भैया मीडियम की वेवलेंथ हमेशा छोटी आएगी इन कंपैरिजन टू वैक्यूम। यार एक बार नोट डाउन करो और मेरे को 1 मिनट दो प्लीज। नीरज, ये जो तुमने लिखा है इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हो? हाँ अब ठीक है, डन, सही है। ये सर इनवर्स सर, इनवर्स हाँ सर। इनवर्स, हाँ डन सर हो गया। हो गया। चलो तो यस सर। पहले ऐसा करते हैं, थोड़ा इसी पे आपको एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ, थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा पार्ट। समझो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी एक लाइट रे है जो ट्रैवल कर रही है फ्रॉम वैक्यूम टू एयर, सॉरी एयर टू ग्लास। यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, हमारे पास एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ गिवन है, दैट इज 600 नैनोमीटर्स, और ये वेवलेंथ है हमारी एयर के अंदर। ये लाइट रे है, ट्रैवल कर रही है, लाइट रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास। हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, दैट इज 1.5। आपको क्या क्या फाइंड करना है? फर्स्ट कि भैया आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट फाइंड करनी है ग्लास के अंदर, कि ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड कितनी हो गई होगी। दूसरा आपको फाइंड करके बतानी है कि भैया वेवलेंथ कितनी हो गई होगी लाइट की ग्लास के अंदर। और तीसरी चीज फाइंड करके बता दो फ्रीक्वेंसी। ये 3 चीजें कैलकुलेट करके ट्राई करो पहले तो। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, लाइट एक है जिसकी वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर्स, ये एयर के अंदर ट्रैवल कर रही है और एयर से ग्लास में एंटर कर रही है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, हमें वेवलेंथ गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, मेरे को स्पीड ऑफ लाइट फाइंड करनी है ग्लास के अंदर, वेवलेंथ ग्लास के अंदर, और फ्रीक्वेंसी। सबको सी की वैल्यू तो पता ही होगी ना, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम? 3 into 10 raised to power 8. वेरी गुड, 3 into 10 to the power minus 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। चलो ट्राई करो। चित्रांश कल की क्लास में नहीं थे? सर गया था कहीं। ठीक है कोई बात नहीं।
भाई मेरे को एक ही नहीं स्टूडेंट दिख रही है, दैट इज शबनम। चलो तो आओ भैया एक एक करके सॉल्व कराता हूं। फर्स्ट पार्ट, यार मेरे को पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है सी बाई वी। क्वेश्चन ने वी ही तो निकालने के लिए कहा था। वेदांत बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड। तो वी कैसे निकलेगा? वी निकलेगा सी बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और सी की वैल्यू इसलिए तो पूछी थी अभी, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.5। तो हमारे पास आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का कि स्पीड ऑफ लाइट ग्लास के अंदर कितनी है, मीडियम के अंदर कितनी है, 2 × 10⁸ फर्स्ट पार्ट का आंसर। सब लोग सर चेक करें। सेकंड हाँ सर बोलो। सेकंड पार्ट का निकाला मैंने, तो मेरे पास 4 × 10⁻⁷ m आया। बिल्कुल सही है। वेरी गुड वेदांत, बिल्कुल सही। अब सेकेंड पार्ट का आंसर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया वेवलेंथ इन अ मीडियम का फॉर्मूला क्या है, वेवलेंथ इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वेवलेंथ वैक्यूम या एयर के अंदर कितनी है हमारे पास, 600 नैनोमीटर्स, डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5। भैया इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 400 नैनोमीटर्स। बाकी राधिका आपने जो आंसर बताया वो भी सही है, 4 × 10⁻⁷ मीटर्स में है वो। तो भैया मैंने आपको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का आंसर निकाल के दे दिया है। भैया फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू और निकाल के दे दो बस मेरे को। वेदांत फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कैसे करोगे, v इक्वल्स टू एफ इंटू लैम्डा। कोई सी भी एक वेलोसिटी ले लो। अगर आप वेलोसिटी वैक्यूम में ले रहे हो तो वेवलेंथ भी वैक्यूम वाला लेना। अगर आप वेलोसिटी ग्लास वाला ले रहे हो तो वेवलेंथ भी ग्लास वाली लेना। बस फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। चलो तो भैया थर्ड पार्ट। सर 1/3 × 10⁻⁸ चलो 8। डन, चेक कर लेते हैं। भैया हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वेलोसिटी बाय वेवलेंथ। अब भैया जो मीडियम की वेलोसिटी लोगे वेवलेंथ भी उसी मीडियम की लेना। तो जैसे मैं क्या कर रहा हूं, मैं वेलोसिटी वैक्यूम वाली ले रहा हूं। तो अगर मैं वेलोसिटी वैक्यूम वाली ले रहा हूं तो वेवलेंथ भी कौन सी लेनी पड़ेगी, मेरे को वैक्यूम वाली ही लेनी पड़ेगी, दैट इज 600 नैनोमीटर्स। लेकिन ऊपर मीटर पर सेकंड है, नीचे नैनोमीटर्स, गलत हो जाएगा। आपको इसको 10⁻⁻⁹ मीटर्स में लिखना पड़ेगा, मीटर्स में लिखना पड़ेगा। इसको सॉल्व कर दो, जो भी वैल्यू आई फ्रीक्वेंसी की भैया बता दो वैल्यू कितनी आ रही है। तो हमें साफ दिख रहा है कि 3/600 एक जगह कर दो, इसको ऊपर लेके जाओगे तो 10⁻17 बन जाएगा। -9 को ऊपर लेके गया, +9, यस सर। 17 बन गया। तो ये बेसिकली 1/200 × 17, 10⁻17। बस इससे ज्यादा सिंप्लीफाई करना ना करना आपकी मर्जी है। यस सर। डन। बिल्कुल वेदांत आपका आंसर सही है, आपने 1/200 डिवाइड कर दिया, बहुत सही। भैया क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं? यस सर। चलो डन। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी निहायत ही सिंपल क्वेश्चन अब आपको आ ही गया है। सर क्वेश्चन एक कह रहा है, हाँ और बोलो। निकालना। क्या दोबारा बोलो। सर 1 मिनट। हाँ हाँ डन डन डन, रुको यार आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा चैप्टर है वैसे भी वेव ऑप्टिक्स, तो लोड ही नहीं है, आराम से जितना टाइम लेना ले लो। सर कितने पीरियड्स में हो जाएगा ये? सर यार मैक्सिमम कोशिश करते हैं 4, 4 से 5, दैट्स इट। सर इससे यस सर। पिछले वाला। लेकिन शायद से आपके केस में एक लेक्चर बस मैं एक्स्ट्रा 5 क्यों माने हैं, क्योंकि भैया बेसिक्स नहीं होंगे थोड़े बहुत, तो मेरे को बिल्कुल बेसिक से समझाना पड़ेगा। बिल्कुल धीरे धीरे उस चीज को लेकर करूंगा मैं। यस सर। डन। तो आ जाओ क्वेश्चन इससे पे। पीछे वाला पेज निकालना सर। इससे भी पीछे वाला ये लो। यस सर।
मनोज भैया कभी कुछ बोल दिया करो क्लास में। हो गया सर। हो गया। नैनोमीटर्स में कितने होते हैं? नैनोमीटर में होता है यार 10⁻⁻⁹, माइक्रो में 10⁻⁻6। यस सर। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास एक ग्लास प्लेट है और इस ग्लास प्लेट की थिकनेस गिवन है हमें। कितनी थिकनेस है भैया? 1 mm, मिलीमीटर्स। हमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.5 और हमें स्पीड ऑफ लाइट गिवन है वैक्यूम के अंदर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया टाइम बताओ, कितना टाइम लगेगा लाइट को इस ग्लास प्लेट में ट्रैवल करने के लिए। टाइम टेकन बाय द लाइट रे टू पास थ्रू द ग्लास प्लेट। चलो भाई ट्राई टू सॉल्व। टाइम निकालना है तो टाइम का फॉर्मूला होता है भैया वेलोसिटी अप डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। आपको जैसे पता ही होगा वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो आपको मेथड समझ में आ ही गए होंगे कि मेरे को क्या करना है। मेरे को ग्लास प्लेट के लिए डिस्टेंस पता है, मेरे को ग्लास प्लेट के लिए वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी पहले। दोनों को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास टाइम निकल के आएगा। चलो भैया आंसर आ भी गया। डी डिस्टेंस होता है लाइट को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो इधर मैं ग्लास प्लेट की बात कर रहा हूं तो ये जो थिकनेस है ये इसका डिस्टेंस बन जाएगा। चलो भैया सॉल्व करते हैं साथ में। सर क्या बोला? वेदांत ने ये पूछा था सर डी, इधर डी की वैल्यू क्या रखनी है। तो मैंने बोला डी का मतलब डिस्टेंस है जो लाइट रे को ट्रैवल करना है। लाइट रे को किसके थ्रू ट्रैवल करना है? ग्लास प्लेट। तो जो ग्लास प्लेट की थिकनेस होगी ये डिस्टेंस हो जाएगा। सर सभी क्वेश्चंस में ऐसे अगर ऐसे क्वेश्चन आए बिल्कुल। सर ये सर डी डी जो होगा टी के इक्वल होगा। हाँ डी टी के इक्वल होगा, थिकनेस के बराबर होगा। एमएम में होता है 10⁻⁻3। चलो भैया सॉल्व करते हैं साथ में। सबसे पहले वेलोसिटी निकालनी है लाइट की ग्लास के अंदर। तो हमें पता है वो होता है c डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। c की वैल्यू 3 × 10⁸, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो वेलोसिटी मिल गई 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी मिल गया तो बस अब कुछ नहीं, टाइम निकालना था। टाइम तो भैया टाइम के लिए हो जाएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस है 1 mm। 1 mm का मतलब है 10⁻³ मीटर्स डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी आपको पता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। भैया इसको सॉल्व करो, जो भी आंसर है बता दो। 0.5 हो गया हाफ, ये ऊपर चले गया तो × 10⁻⁻11 आ गया आंसर। Yes, sir, 0.5 into 10 is power पर minus -11 11. बिल्कुल। अविनाश मीटर्स में आंसर कैसे आएगा? आप टाइम निकाल रहे हो तो सर मैंने ऐसे कर दिया कि 5 into 10 raised to power minus 12. 5 पीको सेकंड्स बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही है। 5 × 10⁻⁻12 लिख सकते हो पीको सेकंड्स। वेदांत पहले ये बता दो, आपको क्या ये बताना है मेरे को कि मिली माइक्रो नैनो इन सब में कितनी वैल्यूज होती हैं, क्योंकि शायद से आपको कंफ्यूजन है इसमें। ठीक सर है डन, बता दो सर। बता देता हूँ कोई बात नहीं। यार देखो यूजुअली हमारे पास क्या आता है, जनरली हमारे पास आएगा मिलीमीटर। मिलीमीटर मतलब 10⁻⁻3। सेंटीमीटर तो आपको पता ही होगा, सेंटीमीटर का मतलब 10⁻⁻2 मीटर्स। यस सर। और क्या हो सकता है? माइक्रोमीटर्स। माइक्रोमीटर्स मतलब 10⁻⁻6। सर पिकोमीटर। पी को भी बताता हूँ, नैनो
नैनो का मतलब 10⁻⁹। पीको की वैल्यू जनरली आपको आएगी नहीं कभी भी, पीको जनरली हम यूज नहीं कर रहे हैं। 10⁻⁻12। फिर एक होता है फेम्टोमीटर, जो हम मॉडर्न फिजिक्स मतलब जब एटम्स वाला चैप्टर करेंगे। फेम्टो का मतलब होता सर है 10⁻⁻15। हाँ बोलो। सर एक टू नहीं नहीं, वो सब नहीं आएगा, वो सब हमें यूज जी नहीं सर। करना होता। फर्मी, बिल्कुल फेम्टो को फर्मी भी कहते हैं, बिल्कुल। ये तो हो सर गई वो नेगेटिव्स में। प्रीवियस। हाँ प्रीवियस अभी भी शो कर रहा हूँ, एक मिनट प्लीज। यस उसके सर, बाद यस अब पॉजिटिव में आ जाते हैं। किलो, किलो का आपको पता ही है 10⁻+3। फिर एक होता है मेगा, मेगा का मतलब होगा 10⁻6। फिर एक हो जाता है गीगा, गीगा का मतलब 10�9। बस पॉजिटिव से हम इससे ऊपर जाएंगे नहीं, नेगेटिव में बस हम यही वैल्यू यूज करेंगे। इसके सिवा आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। हो गया सर। हो गया। सर इसका प्रीवियस स्लाइड हाँ ये निकाल। लो प्रीवियस स्लाइड। सर कर लिए नोट। कर लिया। सर चलो रुको 1 मिनट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब चलो भैया वेव स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ये तो बिल्कुल वैसा हो गया था। अब वेव्स के बेसिक बताऊंगा, वेव्स की इक्वेशन क्या होती है, कैसे फाइंड करी, क्या था क्या नहीं यस था। सर, हो अब वो गया। चीज करते हैं, चलो आ जाओ यस भैया। यस। 1 मिनट रुक जाओ सर। रुक जाएं भैया, तुम सबके प्रोसेसर बड़े स्लो चल रहे हैं। ये सर सर ये मेरा भी इनके हो गया। बड़े स्लो है। हाँ नीरज, सर तुम तो पीछे वाली स्क्रीनशॉट ले रहे हो स्लाइड ना, सर। बाकी बच्चे लिख रहे हैं नालायक। तो सर तो पीछे सर मैं वाली नो, स्लाइड। सर तो सर मैं नोट्स स्क्रीनशॉट बनाता अरे हूँ। बातें नहीं बातें नहीं, अच्छा रुक जाओ, कौन सी स्लाइड दिखानी है, पीछे वाली क्या? यस सर पीछे वाली। हाँ ये लो जल्दी जल्दी, नीरज एक मिनट रुक तो जाओ। सर मैं नोट्स बनाता हूँ रेगुलर तो। अरे मैं वो सर नहीं कह रहा इसको यार नीरज। स्कूल का काम नहीं होता ना, इसलिए फिर बाद में इसको टाइम क्यों? भी तो अच्छा, कहीं से तेरे को कवर किसने करना बताया कि होता काम नहीं है। होता? हो गया सर, हाँ हो ऐसा करो, गया। मेरी क्लास में लड़ लो, काम हम गप्पे होता है सर, मारने तो होता है आए सर हैं यहाँ काम पे, होता हम गप्पे मारने तो आए हैं। सर हो गया। हो गया, चलो भैया अब मैं तो टोकन, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। है। यस यार सर। देखो, हाँ बिल्कुल, यार आपने ये चीज पढ़ी होगी कि जब भी हमारी कोई भी चीज वाइब्रेट करती है, मतलब ऑसिलेट करती है, तो वो हमेशा एक वेव प्रोड्यूस करती है। यहां लिख देता हूं, ये 11th क्लास का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं आपको, कि जब भी कोई चीज ऑसिलेट करेगी, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा पेन है, अगर मैं इसको ऐसे ऑसिलेट करा रहा हूं, टू एंड फ्रो टू टू टू, तो ये भी एक वेव प्रोड्यूस कर रहा है। अब हमने क्या करा है, 11th क्लास का टॉपिक था कि हम हर एक ऑसिलेशन को है ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई रिपीट, हम हर एक ऑसिलेशन को किसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो चीज समझा देता हूं। कि यार ये मैंने एक सर्कल लिया, इस सर्कल के दो डायमीटर्स ले लो, एक ले लो एक्स एक्सिस पे और एक ले लो वाई एक्सिस पे, और अज्यूम करो कि जो आपका पार्टिकल है वो इस सर्कल में चक्कर काट रहा है, वो इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। तो जैसे ये मैंने एक पार्टिकल लिया और मैं कह रहा हूं ये पार्टिकल मेरा इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, कितनी वेलोसिटी के साथ घूम रहा है? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ घूम रहा है। चेक करके बताओ, यहां तक कोई दिक्कत? डन। तो मैंने सर मैंने अज्यूम किया पार्टिकल यहां से स्टार्ट कर रहा है, इस पोजीशन को फिलहाल P1 ले लेता हूं। अब थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल घूम रहा है, तो थोड़ी देर बाद शायद से ये पार्टिकल यहां पहुंच गया होगा, P2 पे पहुंच गया होगा। अब आप पार्टिकल का मोशन मत देखो, आप इस पार्टिकल की जो शैडो है, जो इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन आएगा, वो किसी भी एक डायमीटर पे ले लो, या तो वाई वाले डायमीटर पे ले लो, या तो फिर आप एक्स वाले डायमीटर पे ले लो। मेरे को बताओ आपका मन किस पे है लेने का, वाई पे लूं या एक्स पे लूं? सर एक्स पर। एक्स पे। चलो एक्स पे ले लेते हैं, जनता ने एक्स कह दिया, बाकी मैं दोनों पे लेके दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यार जब मैं इसकी शैडो लूंगा तो इसकी शैडो है ना इधर आएगी, नीचे की तरफ। फिर सिमिलरली ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, तो भैया इसकी शैडो फिर कहीं ना कहीं और आगे बढ़ जाएगी, इसकी शैडो यहां आएगी। फिर ये पार्टिकल ऊपर पहुंच गया, इसकी शैडो बिल्कुल इस पॉइंट पे आ जाएगी। फिर ये पार्टिकल यहां आएगा तो इसकी शैडो आगे बढ़ गई। फिर ये पार्टिकल ऐसे घूम घूम के यहां आएगा, इसकी शैडो यहां, पार्टिकल यहां पहुंचा, शैडो यहां, इस तरीके से। तो आप शैडो का मूवमेंट देखो कि शैडो का मूवमेंट कैसे हो रहा है। शैडो का मूवमेंट पॉइंट P1 से स्टार्ट होके O तक जा रहा है, यस सर। फिर यस ओ, सर। फिर O से लेके कहां तक जा रहा है? X डैश तक जा रहा है। यस यस सर। सर। फिर जब पार्टिकल वापस नीचे वाले थर्ड क्वाड्रेंट में आया, तो शैडो फिर से X डैश से लेके O तक जा रही है।
जैसे फिर ओ से Yes, लेके sir. पी तक। O से फिर ओ से yes, लेके sir. वापस कहां तक जाएगी, पॉइंट P1 तक जाएगी, जैसे जैसे मेरा पार्टिकल ऐसे आएगा। तो क्या Yes, आपको sir. ये सारा डायग्राम समझ में आया कि जैसे जैसे पार्टिकल सर्कल में घूमेगा वैसे वैसे उसकी जो शैडो होगी एक्स एक्सिस पे वो ऐसे टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो मूव करेगी। तो ये एक ऑसिलेशन हो गया। भैया प्लीज सब लोग जरा अपनी वोटिंग दे दो, सबको ये पॉइंट समझ में आया? Yes, sir. आ गया. डन। Yes, sir. तो मैं ये सारी चीजें रब कर रहा हूं, जो चीजें मेन है मैं सिर्फ वो चीजें ड्रॉ करूंगा अब। नीरज बोलो क्या डाउट है आपको? नहीं सर, ये थम्स अप मतलब आगे अच्छा आसान। थम्स अप था क्योंकि उसमें आया रेज हैंड, ठीक है यस सर। चलो बढ़िया। तो भैया ये वाई वाई डैश, ये एक्स डैश, ये एक्स, ये पॉइंट पार हमारा स्टार्ट कर रहा था पॉइंट P1 से। जैसे मैंने कहा पॉइंट हमारा पार्टिकल कहीं ना कहीं पॉइंट P2 पे पहुंच गया। तो यार मेरा पार्टिकल पहले यहां था, वो थोड़ा सा ऊपर पहुंच गया, तो वो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। एंगल, इस एंगल को नाम दे दिया मैंने थीटा। भैया आप सबको एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है थीटा बाय टी। तो मेरे को यस बताओ सर। थीटा को क्या लिखूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके? सर थीटा इक्वल टू। ओमेगा टी। यस सर। बिल्कुल सही। यस सर। अब मैंने क्या करा था, मैंने इसकी प्रोजेक्शन ली थी एक्स एक्सिस पे। तो मतलब आपको सिर्फ है ना ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, जो मैं अब इधर रेड लाइन से ड्रॉ कर देता हूं। मेरे को ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। मेरे को बताओ अब ये वाला डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा? So पाइथागोरस थ्योरम से जाएगा. पाइथागोरस थ्योरम से कैसे कैलकुलेट होगा? भैया हमें एंगल की वैल्यू ही नहीं पता, और मेरे को सही है सर. परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं पता। ये वैल्यू पता है कि ये रेडियस है, बस ये पता है। नहीं तो इधर हम cos थीटा यूज करेंगे। cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस, मेरे को यही बेस तो निकालना था, Yes, बेस sir. बाय Over the हाइपोटेन्यूज। height. तो Yes, बेस sir. की वैल्यू x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा h cos थीटा। तो x की वैल्यू हो गई h की जगह रेडियस, और cos थीटा की जगह क्या मैं ओमेगा टी लिख सकता हूं? Yes, यस sir. सर। अब याद रखो ये पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्टेंस रेडियस है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो यही इक्वेशन क्या बन गई, x इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी, और इस इक्वेशन को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ अ वेव। भैया चेक कर लो सबको समझ में आ गया ये? Yes, सर sir. बता दो एक बार सर क्या है? एक बार फिर से बताना है, बताओ Yes, sir. कौन से स्टेप से रिपीट करूं? सर जब कोस थीटा मतलब cos इसकी थीटा लिया, value डन। यार मैंने क्या किया, मेरे को ये x की वैल्यू निकालनी थी कि मेरी जो शैडो है ना वो इस ओरिजिन से कितना ज्यादा दूर है, ओरिजिन से कितना ज्यादा दूर है। तो मैंने क्या किया, cos थीटा यूज किया। cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इधर मेरे को बेस ही तो निकालना है x, और हाइपोटेन्यूज कितना है, रेडियस। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बेस की वैल्यू आएगी h cos थीटा, h को रिप्लेस किया r से हाइपोटेन्यूज, थीटा को रिप्लेस किया ओमेगा टी से क्योंकि अभी हमने ऊपर ही लिखा। तो बस मेरे पास इक्वेशन बन के आ गई, x इक्वल्स टू r cos ओमेगा टी। भैया अविनाश चेक करो, कोई दिक्कत? वो नीचे तो सर आपने ए लिखा है सर. अभी वो भी बताता हूं ए क्यों लिखा है, पहले यहां तक चेक करो, कोई दिक्कत? नो सर. डन। अब ए होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन क्या होती है ये बताओ, इतना तो पता होगा, एम्पलीट्यूड नाम सुना है बट नहीं पता? ठीक है कोई बात नहीं। यार मैंने कहा कि ये मेरा एक न्यूट्रल पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब जहां पे सारे फोर्सेस, नेट फोर्स कितना हो गया होगा, जीरो। जीरो. मैं कह रहा हूं कोई भी चीज है वो ऐसे टू एंड फ्रो इधर उधर ऑसिलेट कर रही है। तो वो पहले इधर गई, फिर इधर आई, फिर वो इधर गई, फिर वो वापस इधर आई। लेकिन वो अपने ओरिजिन से, न्यूट्रल पॉइंट से मैक्सिमम कितना दूर जा रही है, वो मैक्सिमम इतना दूर जा रही है। ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन कहलाती है। अविनाश ये चेक करो, ये चीज क्लियर है? नहीं सर ये यस भी सर। क्लियर नहीं है। नहीं है क्लियर सर. ठीक है कोई बात नहीं। दूसरा एग्जाम्पल, भैया टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। अविनाश हमने ये पेंडुलम लिया, अभी जब ये पेंडुलम बिल्कुल ऐसे सीधा सीधा लटका हुआ है ना, ये इसकी न्यूट्रल पोजीशन होती है, मीन पोजीशन, ये तो पता होगा। यस सर. अब अविनाश मैंने क्या किया, इस पेंडुलम को यहाँ पे कोने में लेके गया और छोड़ दिया। तो जब मैं इस पेंडुलम को कोने में ले जाकर छोड़ रहा हूं, तो ये पेंडुलम क्या करेगा, इसी पॉइंट के अबाउट रोटेट करता रहेगा, मतलब ऑसिलेट करता रहेगा।
तो ये इसकी मेन पोजीशन थी, मैक्सिमम इसकी पेंडुलम की बॉल कहां तक जा रही है, इस पॉइंट तक जा रही है, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगी, एक्सट्रीम पोजीशन कहलाएगी। अविनाश अब चेक करो, अब ये चीज समझ में आई? यस सर। डन। तो अविनाश मेन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन का जो डिस्टेंस होगा, मेन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्टेंस होगा, वो हमारा एम्पलीट्यूड कहलाता है। कि मेरा जो बॉल है या जो पार्टिकल है वो इससे ज्यादा दूर नहीं जा सकता, इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो वापस घूम के आ जाएगा। यस सर। अब आगे दोस्त बात क्लियर? बिल्कुल सर। डन। तो अविनाश मेरे को बताओ, इधर न्यूट्रल पॉइंट किया है ओ, ओरिजिन। एक्सट्रीम पोजीशन कौन सी है, एक्सट्रीम पोजीशन ये एक्स और एक्स डैश है। तो जीरो से लेके मतलब ओ से लेके एक्स तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, मेरा रेडियस ही तो कहलाएगा। यस सर। तो ये रेडियस क्या बन जाएगा, ये रेडियस एम्पलीट्यूड बन जाएगा। अविनाश अब लास्ट बार चेक करो, अभी भी कोई डाउट है तो रिपीट करूंगा। नो सर, अब नहीं है सर। अब नहीं है, डन। तो याद रखना बस यही इक्वेशन आपको ले दे के चलनी है कि x इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी। लेकिन ये इक्वेशन कब आई, जब आपने प्रोजेक्शन कौन से एक्सिस पे लिया, आपने प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे लिया। अगर मैं प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे लूंगा तो इक्वेशन पता है क्या बन जाएगी, y इक्वल्स टू सर टू ए साइन ओमेगा टी। यस सर। यस सर। क्यों, क्योंकि जब मैं प्रोजेक्शन y एक्सिस पे लूंगा तो मैं परपेंडिकुलर कैलकुलेट करूंगा, और परपेंडिकुलर कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आएगा, साइन सर में साइन आएगा। थीटा में। बिल्कुल, तो मतलब इसलिए साइन आ जाएगा ये। यस सर। सर हो गया। हो गया। अब एक Yes, और sir. इंपॉर्टेंट चीज, यार इधर मैंने पार्टिकल को स्टार्ट कराया पॉइंट P1 से। पॉइंट P1 पे कितना एंगल बना रहा था पार्टिकल ओरिजिन से, So 180. नहीं रुक जा, सॉरी। सोच लो कोई दिक्कत नहीं, आराम सर से। सर क्या बोला? मैं कह रहा हूं हमारा पार्टिकल कहां से स्टार्ट कर रहा था, पॉइंट P1 से। तो मेरे को बताओ, जब पार्टिकल पॉइंट P1 से स्टार्ट कर रहा था तो इसने एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाया, जीरो। जीरो। बिल्कुल सही भैया, यही तो मेरी एक्स एक्सिस थी। तो एक्स Yes, एक्सिस से sir. कितना एंगल बना, जीरो। जीरो। लेकिन सपोज जरूरी थोड़ी है कि पार्टिकल हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट करे, वेदांत मार खाओगे। जरूरी थोड़ी है कि पार्टिकल पॉइंट पी से स्टार्ट करे, क्या पता सर पार्टिकल P2 ने से। P2 से स्टार्ट कराओ। तो उस यस केस सर। में क्या होगा, पहले से ही इसने कोई ना कोई एंगल कवर करके रखा हुआ है। तो हम इक्वेशन क्या लिख देंगे, हम इक्वेशन लिख देंगे y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। जहां पे ये फाइव क्या होगा, ये फाइव होगा इनिशियल एंगल, जो क्या पता पार्टिकल ने पहले से ही बना के रखा हुआ हो। और प्लस माइनस क्यों लगाया, क्या पता पार्टिकल ने ऊपर से स्टार्ट किया हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि पार्टिकल ने नीचे से स्टार्ट किया हो, तो माइनस लग जाएगा। यस सर। भैया सबको चीजें क्लियर हो गई हैं? यस सर। यस सर। डन। अब याद रखो, स्लाइड शो करना। सर जो आपने ग्राफ बनाया था वो वाली स्लाइड शो करो। तो नहीं सर, इससे आगे वाली जिसमें आपने ग्राफ बनाया ग्राफ था। मैंने डिलीट वो इरेज कर दिया, अभी फिर अच्छा, से बना सर दूंगा, कोई फिर से बात नहीं सर। हाँ बिल्कुल अविनाश, क्या कहते हैं वेदांत, सॉरी, ये फाइनल इक्वेशन है। सर नेक्स्ट स्लाइड करो। हाँ एक मिनट भाई, सबका हो गया नोट डाउन? यस सर। ये लो। अब याद रखो, एंगल का दूसरा नाम क्या है, एंगल का दूसरा नाम कहलाता है फेज। फेज। सर ये y2 के लिए जो ये आपने इक्वेशन बताई ये तब होगी जब ये P1 से नहीं स्टार्ट करेगी, जैसे ओरिजिन से। बिल्कुल, ये इक्वेशन तब यूज करोगे जब पार्टिकल P1 से नहीं बल्कि पहले से किसी एक पोजीशन से स्टार्ट कर रहा होगा। यस सर। यस सर हो गया। चलो भैया सर अब हाँ बोलो। x इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस माइनस 5। हाँ बिल्कुल सही है, ये सर x के लिए। एक्स के लिए। लेकिन जनरली हम क्या करते हैं ना, हमें सिंपल है ना, साइन के साथ डील करना ज्यादा सिंपल लगता है, क्योंकि साइन की वैल्यूज इजी है याद करना और उसका ग्राफ बनाना। तो इसलिए जनरली हम है ना उसको वाई एक्सिस पे ही प्रोजेक्शन लेते हैं। बाकी नीरज ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपका जिस पे मन करे एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे आप वो वाली इक्वेशन लिख सकते हो। लेकिन मैंने क्या बोला, जनरली हम कौन सी ज्यादा प्रेफर करेंगे, साइन वाली। यस सर। चलो डन। मैंने कहा एंगल का दूसरा नाम होता है फेज। तो आप मेरे को बताओ फेज डिफरेंस का मतलब क्या होगा। फेज डिफरेंस का मतलब ये नहीं कह सकता मैं, एंगल का डिफरेंस। यस सर।
बस Yes, इस चीज sir. को याद रखना, बस इस चीज को याद रखना। अब मैं आपको समझा रहा हूँ सारी चीजें, इधर समझो यार। जब हमारा पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा था ना, तो हमें पता है कि इसकी जो इक्वेशन आई है, अब वेदांत अभी फिर से रिपीट कर देता हूं, टेंशन मत लो। मैंने कहा मैंने प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे ली है, तो जब मैंने प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे ली तो मेरे पास किसका कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया, साइन का आया। तो हम क्या करते हैं, हम पार्टिकल के मोशन को साइन के ग्राफ में प्लॉट करते हैं, हमेशा साइन के ग्राफ में प्लॉट करते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंस है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है भैया, जब मेरा पार्टिकल यहाँ पे है ओरिजिन पे, तो बताओ उसने कितना एंगल कवर किया था जब पार्टिकल ओरिजिन पे था, 0 डिग्री। Sir, 0 0 degree, sir. degree. लेकिन जब मेरा पार्टिकल वाई पे पहुंच जाएगा, तो फिर वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल कवर कर लेगा, Sir, 90 degree. वो उसकी मैक्सिमम एंगल होगी। तो हाँ, Yes, ये जो sir. पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये कौन से एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, 90 Sir, डिग्री। 90 degree. Yes, और sir. ये वाली जो लेंथ होगी वो क्या कहलाएगी, हमारी एम्पलीट्यूड। Sir, इसको पाई बाय 2 भी लिख सकते हैं ना? बिल्कुल, हम जनरली पाई बाय 2 के टर्म्स में ही लिखेंगे, पाई बाय 2। सिमिलरली अब मेरा पार्टिकल वापस ओरिजिन पे आ गया है। वापस ओरिजिन का मतलब क्या है कि भैया Sir, मेरा 0 degree पर. नहीं नहीं, तो फिर कि अब इस एक्स से लेके मेरा पार्टिकल घूम के एक्स डैश पे आ गया है। क्वाड्रेंट वाइज देखना है आपको, क्वाड्रेंट वाइज। अब पार्टिकल अगर एक्स डैश पे आ गया, तो मेरे को बताओ टोटल एंगल कितना कवर किया उसने, तो Sir, 180 180 पाई 180। एंगल. वेरी गुड। तो यहाँ पे याद रखो, यहाँ पे एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, मतलब पाई। 180 के बाद पार्टिकल आ जाएगा वाई डैश पे। वाई डैश पे कितना एंगल कवर किया होगा उसने, Sir, 3 पाई बाय 2. मतलब उसमें बताओ ना, पहले डिग्रीज में। Sir, 260. 270। 270 270. सर. 270 ठीक है। अब 270 को आप पाई के टर्म्स में लिख सकते हो ना, यस Yes, सर. sir. कितना हो जाएगा, 3 पाई बाय 2। 3 पाई 3 बाय 2. बाय Yes, 2. sir. फिर ये लास्ट, लास्ट का मतलब ये वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया है। स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया तो 360. 360 डिग्री, 360 डिग्री का मतलब कितना हो गया, 2 पाई 2 हो गया। पाए. तो Yes, याद sir. रखना, जब हम ये एंगल बनाते हैं तो इस एंगल को फेस कहते हैं। वेदांत आपका डाउट, एंगल का नाम होता है फेस, फेस। तो मैंने ये जैसे जैसे पार्टिकल घूम रहा था, वैसे वैसे मैंने एंगल बनाता चले गया, तो उसको हम कहेंगे फेस। तो जैसे मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, आप मेरे को समझा देना, अभी पहले इसको नोट डाउन कर लो। आदि क्या बात है भैया, बड़ी जल्दी क्लास में लॉगिन किया आपने। सर हो गया. हो गया, डन। यस सर. फेस, फेस मैं वेदांत फिर से बोल रहा हूं, फेस का मतलब एंगल होता है। आप हमेशा ये चेक करो कि पार्टिकल ने कितना एंगल बनाया है एक्स एक्सिस के साथ। पार्टिकल ने जितना भी एंगल बनाया होगा ना एक्स एक्सिस के साथ, वो उसका फेस कहलाएगा। जैसे मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम में समझा रहा हूं, चेक करो फिर से। मैंने कहा ये मेरा पार्टिकल है और वो ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, ओरिजिन से। ओरिजिन का मतलब होगा ये वाला पॉइंट P1 से। मैंने कहा पार्टिकल पहुंच गया है यहां पे, और ये एंगल है 60 डिग्री। तो अगर मैं आपसे पूछूं फेस कितना है, तो मेरे को बताओ कितना फेस लिखूं, पार्टिकल ने कितना एंगल बनाया हो एक्स एक्सिस से। 60 डिग्री से तो 60 फेस का डिग्री. मतलब हो गया 60 डिग्री, और 60 डिग्री का मतलब कितना होता है, पाई बाय सर 3 होता है। 3. Yes, sir. बस ये फेज होता है। अब ये मैंने एक पार्टिकल की बात करी, ध्यान दो। अगर हमको पता ना हो कि एंगल कितना हो, हाँ, अगर हमें, मतलब पता ही नहीं हो कि एंगल कितना है, मतलब नहीं, थीटा. हमें ये तो पता ही होगा कि एंगल कितना है। अगर एंगल नहीं पता तो कुछ और इंफॉर्मेशन पता होगी जिससे हम एंगल फाइंड कर सकें। ठीक है, चलो। अब देखो मैंने अज्यूम किया कि भैया अब एक पार्टिकल ने, भैया दो पार्टिकल घूम रहे हैं सर्कल में। एक पार्टिकल ये रेड वाला है और एक पार्टिकल ये व्हाइट वाला है। भैया व्हाइट वाले ने एंगल बनाया 60 डिग्री, और सपोज रेड वाले ने एंगल बनाया 30 डिग्री। यहां पे लिख रहा हूं, चेक करना। मैंने कहा रेड वाले ने एंगल बनाया 30 डिग्री और व्हाइट वाले ने एंगल कितना बनाया हुआ है, 60 डिग्री। तो आप मेरे को बताओ, फेज डिफरेंस डेल्टा फाई, डेल्टा फाई का मतलब होता है फेज डिफरेंस। आप मेरे को बताओ इन दोनों के बीच में कितने एंगल का डिफरेंस है। सर 30 डिग्री. वेरी गुड। तो आपने कैसे कैलकुलेट किया, 60 डिग्री 60 माइनस 30 माइनस डिग्री, 30 डिग्री. 30 डिग्री, और इसको रेडियंस में लिखूंगा पाई बाय 3। तो ये पाई होता बाय है Yes, sir. फेज डिफरेंस, बस किस्सा खत्म। ये फेज डिफरेंस होता है। यस सर.
अगर आपको ये समझ में आ गया तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लूं आपसे फेज डिफरेंस का। यस सर पूछो। चलो डन, आओ ऐसा करता हूँ, इसी वाली नेक्स्ट स्लाइड में कर देता हूँ। चलो वैसे तो बहुत ज्यादा ऐसे जा रहा है, भैया ध्यान देना, आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए अब। सर 1 मिनट पिछली साइड निकालना। बिल्कुल, ये लो, जो हुक्म सर। सर नीचे सर पाई/6 नहीं होगा। हाँ गलती पकड़ ली, बिल्कुल ठीक, सॉरी भाई, मैं मिस्टेक, भावनाओं में बह गया था। ये पाई/6 होगा, 30 डिग्री की वैल्यू पाई/6। थैंक यू भाई। पीछे आने का फायदा हुआ सर। हाँ, और बस तुम गलती नोट डाउन कर लेते, फिर बाद में तुम बोलते रहते ये सर को कुछ आता नहीं है, गलत गलत पढ़ा देते हैं। नो नो सर, आप सही बनाते नहीं सर, हाँ ऐसा चलो, कुछ अब नहीं हो गया भाई, बढ़े आगे। यस सर है। यस प्लीज। सर। चलो सर। डन। सर एक्चुअली आप हमारी भावनाओं में बह गए थे। हाँ, अरे वो बार बार पाई/3 लिख रहा था ना, तो उसमें भाग गया मैं भावनाओं में। भाई चलो इधर देखो, अब सीरियस हो जाते हैं थोड़ा सा। भाई मैंने कहा ये मैंने एक वेव ड्रॉ करी है, ये वेव 1 है, वेव 1। ये दूसरी वेव ड्रॉ करी है, वेव 2। बस सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि भैया मेरे को इन दोनों में फेज डिफरेंस बताओ, कितने का फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस का मतलब कितने का एंगल का डिफरेंस है। चलो अरे यार मेरे को लगा अब तो ऐसे मुंह जबानी आंसर आ जाएगा एकदम ही। सर 90 डिग्री सर है ही ना। पाई। 90 डिग्री नहीं, 180 डिग्री आएगा। सर 0। हाँ ये जीरो। सर 180, ये सर, ये सर। हाँ हो सर गया ना। 180। चलो चलो भाई वेदांत इधर देख लो, भैया एंगल मार्क करेंगे, ये 0, ये 180, ये 360, और ये कितना एंगल हो जाएगा, 360 प्लस 180, सर 540। सर मैंने ये सर 540। हाँ मैंने सर 360 करा काउंट दोनों का, फिर 0 हो गया। नहीं नहीं, तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि एक ऊपर वाला पल्स, इसको पल्स कहते हैं, तो एक पल्स कितना एंगल बनाता है, 180, और 180। पल्स का आधा कितना बनाता है, 90। ये 90। चीज याद रख लेना भैया। तो अब मेरे को बताओ, मैंने 540 मार्क कर दिया, लेकिन नीचे कितना एंगल, 0, सर 180। 540 माइनस 360 360। तो भैया इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो एंगल का डिफरेंस कितना आ गया, 180 180। मतलब पाए। डिग्री सर। याद रखना, आप डिग्रीज में बात नहीं करनी है, हमेशा पाई के टर्म्स में बात करनी है, पाए रेडियंस के टर्म्स में मतलब। यस सर। भैया ये क्लियर हो गया आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट, फेज डिफरेंस, फेज। यस सर। सर। चलो भैया मेरी आधी मेहनत तो कंप्लीट हुई, फेज डिफरेंस हुआ यहां तक। हाँ बिल्कुल, ये क्रेस्ट एंड ट्रफ होता है, इसको पल्स भी कहते हैं। हो गया सर। क्रेस्ट तो यस। ऊपर वाले पॉजिटिव को, ट्रफ नीचे वाले नेगेटिव को, लेकिन ये यस जो सर। डिजाइन बना है उस डिजाइन को भैया पल्स कहेंगे हम। हो गया सर। हो गया। और मेरे को लग रहा है कुछ बच्चों के ना भूख बहुत ज्यादा लग रही है, जैसे ही 8 7 कुछ हुए भगलिए कह रहे खाना खाना है सर। चलो यार इधर आ जाओ, अब आ जाओ वेवलेंथ पे। भैया जल्दी थोड़ा सा, वेवलेंथ क्या होता है ये बताओ। वेवलेंथ का मतलब होता है पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट, कि एक लाइट ने कितना पाथ ट्रेवल किया। अब याद रखो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये एक ऑसिलेशन हो जाता है। आई रिपीट, एक पॉजिटिव पल्स और एक नेगेटिव पल्स मतलब क्रेस्ट एंड ट्रफ, ये क्या बन जाता है, एक ऑसिलेशन बन जाता है। तो एक ये सर ऑसिलेशन में 360 तक है। हाँ 360 तक, तो एक ऑसिलेशन का मतलब है कि लाइट ने कितना पाथ ट्रेवल किया, 1 वेवलेंथ। तो यहां लिख देता हूं 360 डिग्री मतलब 2 पाई, 2 पाई में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 1 लैम्डा। तो जरा मेरे को बताओ ऊपर वाली वेव ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, फिर 1/2। 1/2 क्यों, एक लैम्डा कवर कर लिया और एक आधा और बचा, इसको हाफ लैम्डा लिख दो। तो टोटल कितना वेवलेंथ को, टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है, 1.5। यस सर। यस 1.5। 0.5। यस सर। 1.5 ठीक है। 1.5। तो यस इसको हम सर। लिखेंगे पाथ, पहला पाथ कितना है 1.5 लैम्डा। मेरे को बताओ दूसरी वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, सर 1 लैम्डा। वेरी गुड, 1 लैम्डा। तो यार क्या आप पाथ डिफरेंस नहीं बता सकते कि पाथ डिफरेंस कितना हो गया होगा, सर 0.5।
किस्सा खत्म। इसको हम कहते हैं पाथ डिफरेंस, डेल्टा पी। वो हो गया हमारे पास 0.5 लैम्डा। तो मैंने आपको फेज डिफरेंस बता दिया, मैंने आपको पाथ डिफरेंस बता दिया। बस मेरे को इतनी ही इंफॉर्मेशन आपको समझानी थी वेव्स के लिए। यहां तक चेक कर लो, इससे ज्यादा बेसिक्स में हम नहीं जाएंगे। यस सर, हो गया। सर रुको एक मिनट। हाँ आराम से करो भैया, एनालाइज भी कर लो, ये नहीं कि सिर्फ लिखते जा रहे हो या वो करते जा रहे हो, एनालाइज करते जाओ एक एक चीजों को। सर हो गया। ठीक है, नीरज, अविनाश, वेदांत, बाकी लोग ये सर कर लिया। डन। चलो बढ़िया बढ़िया। यार पहले देखता था वेदांत में डोरीमोन, अब नहीं देखता। सर हमें देखते देखते हो, बढ़िया। नहीं देखना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। नहीं सर, ये बोल रहे कि अब आप हमें देखते हो। यस सर। हाँ ये बात भी है। अरे यार तुम मेरे को बातों से भटका देते हो। अरे यार पहले टॉपिक पढ़ लो, मैं फिर बातों में लग जाता हूँ, मैं भी तो बातों नहीं हूँ इधर। यार अब हमारे पास है ना पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में एक रिलेशन मिल गया है, ताकि अगर मेरे को एंगल का डिफरेंस पता हो तो मैं डायरेक्टली पाथ डिफरेंस निकाल सकूं, या अगर मेरे को पाथ डिफरेंस पता है तो डायरेक्टली मैं फेज डिफरेंस निकाल सकूं। तो भैया ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, 2πp/λ इज इक्वल्स टू डेल्टा फाइ। ये फॉर्मूला किस चीज का है? रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। जहां पे पी क्या है याद रखना, पाथ डिफरेंस है। तो ये लिख लो, ये क्या है? रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। क्योंकि अब ये चीजें काम आएगी। यस सर। तो ऐसा करता हूं, पहले आपको इसी पे एक क्वेश्चन दे लेता हूं हल्का सा, आप ताकि थोड़ा सा वो उसमें हो जाओ, कॉन्फिडेंट हो जाओ और सॉल्विंग आ जाए। भाई 3 अलग अलग केस दे रहा हूं। जैसे सबसे पहला केस, फेज डिफरेंस मैं दे रहा हूं 0। सेकेंड केस, मैं फेज डिफरेंस दे रहा हूं π/2 का। और थर्ड केस, मैं फेज डिफरेंस दे रहा हूं पाई का। अगर आपको ये फेज डिफरेंस दे दिए हैं, आप मेरे को इनका पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करके बताओ कितना कितना आएगा। चलो पहले आपको थोड़ा सा इसी में एफिशिएंट कर दें। सर डिवाइड में ये लैम्डा लिखा आपने ना। हाँ लैम्डा लिखा है। तुषार, यश चेक करो भैया, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा। कशिश आपको भी, मानसी, मनोज, कामिनी, हर्षिता, भैया बहुत सारे लोग हैं, चेक करते जाओ। सर क्वेश्चन ऐसे क्लियर नहीं हुआ। यार क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे को फेज डिफरेंस गिवन है दो वेव्स के बीच का, आप उन दो वेव्स का पाथ डिफरेंस बताओ। तो मतलब आपको सिर्फ फाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और पी की वैल्यू निकालनी है। यस सर। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाला सॉल्व करके दिखाता हूँ। फर्स्ट वाला हमें पता है 2πp निकालना है मेरे को, इक्वल्स टू फेज डिफरेंस कितना है 0, मल्टीप्लाई करो। तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये भैया? ये हो जाएगा p इक्वल्स टू 2π 2π। कैसे आ गया? बाय लैम्डा 2 को क्रॉस, ये। यस लैम्डा सर। को मल्टीप्लाई किया तो 0 आया, 0 यस सर। डिवाइडेड बाय 2π आया। एनीथिंग डिवाइडेड तो ये तो 0 ही तो यस आएगा। सर। यस सर। यस सर। मैं डन। सेकंड का बोल चल लैम्डा अच्छा 2। ठीक है, डन। भैया क्लियर है आपको फर्स्ट वाले पार्ट का नीरज? यस सर। यस सर। फर्स्ट वाले पार्ट में पाथ डिफरेंस 0 का आएगा, बिल्कुल। सेकंड वाले में चेक करो। सर लैम्डा 4।
बिल्कुल, कि भैया 90 डिग्री का डिफरेंस, पाई बाय 2, 90 डिग्री का डिफरेंस होने का मतलब क्या है कि मेरी दूसरी वेव है ना कहीं यहां तक ही ड्रॉ है बस। तो आप देखो 1/4 ऑफ द पल्स का, हाफ पल्स का फर्क आ रहा है, तो बिल्कुल क्लियर है, लैम्डा बाय 4 बनेगा वो। बाकी कैलकुलेट करके चेक कर लो। लैम्डा बाय 4 कैसा है? चेक कर लेता हूं, क्या पता मैंने गलत किया हो। 2 पाई पी बाय लैम्डा, फेज डिफरेंस हो गया पाई बाय 2 का, पाई से पाई कटा, भैया पी की वैल्यू निकालनी है, तो पी की वैल्यू निकालोगे तो भैया लैम्डा इधर जाएगा और 2 नीचे आएगा, तो लैम्डा बाय 4। रिपीट करना है अविनाश? नहीं सर, नहीं सर। क्लियर है? आदि भैया तुम्हारा माइक ऑन रह गया है। सर नेक्स्ट का पाई बाय मतलब ये लैम्डा बाय 2। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। सब लोग आराम से चेक करो, अगर नहीं आ रहा है तो फिर से कुछ सॉल्व कराता हूं। नहीं सर आ गया। यस हो गया, वेरी गुड। अब सिमिलरली उल्टा, नेक्स्ट क्वेश्चन उल्टा, पाथ डिफरेंस दूंगा, पाथ डिफरेंस की हेल्प से क्या निकाल के दोगे? फेज डिफरेंस निकाल के फेज दोगे। डिफरेंस। चलो उसको और ट्राई कर लेते हैं। यस सर। भैया पहले केस में पाथ डिफरेंस गिवन है मेरे को लैम्डा बाय 4 का, सेकेंड केस में मेरे को पाथ डिफरेंस गिवन है लैम्डा बाय 3 का, और थर्ड केस में मेरे को पाथ डिफरेंस गिवन है लैम्डा बाय 2 का। चलो इन सब के लिए फेज डिफरेंस की वैल्यू बताओ, फेज डिफरेंस की वैल्यू कितनी कितनी आएगी? फर्स्ट के लिए तो पाई बाय 2। राधिका मैडम आंसर अब चैट बॉक्स में लिखो, बच्चे छाप रहे हैं। यस सर। और जरूरी नहीं पाई लिखो, कुछ भी सिंबल ड्रॉ करके डिवाइडेड कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, पाई को किसी भी सिंबल से ड्रॉ कर दो। यार मेरे को तो आपको एक दो एनिमेशन भी दिखानी थी कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, अभी वो और दिखानी है। वेदांत बिल्कुल सही, बढ़िया। डन, वेरी गुड। भैया फर्स्ट वाले का आंसर लिख रहा हूं, चेक करना सब। फर्स्ट वाले का फेज डिफरेंस आना चाहिए पाई बाय 2, मतलब 90 डिग्री का। यस सर यही आ रहा है। हाँ वो भी देखा है वेदांत। पाई बाय 2 लास्ट वाले के लिए पहले बता रहा हूं 180 डिग्री पाई। पाई बाय 3 के लिए कैलकुलेट करो कितना आ रहा है पाई बाय 3 के लिए। भैया जनता हमारी ठंडी पड़ गई। सर सर एक लैम्डा कहाँ मिनट गया कर तो? रहे हैं। हम्म, 1 मिनट रुको कर रहे हैं। हाँ नहीं वो तो कर रहे हैं। नीरज आपने क्या पूछा? अरे चित्रांश सर बिल्कुल सही। सर हाँ जब फर्स्ट में पाई बाय 2 है ना, तो लैम्डा कहाँ गया? लैम्डा तो कट जाएगा ना, इधर देखो 2 पाई, पाथ डिफरेंस गिवन है लैम्डा बाय 4, डिनोमिनेटर में एक और लैम्डा था और इधर फेज डिफरेंस निकालना है, तो लैम्डा लैम्डा तो कट ही गया ना, तो सीधे सीधे क्या बचा? डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो सेकंड यस का ना सर। पाई बाय 6 आ रहा है। मेरा ना सर चैट बॉक्सिंग में चल रहा है इसलिए मैंने बोल के। पाई बाय 6 आ रहा है? नहीं, सर 2 पाई बाय सर 3 में। वेरी गुड, 2 पाई बाय 3, बहुत सही। 2 पाई बाय 3 का मतलब 120 डिग्री एंगल। चेक करा देता हूं ये भी। 2 पाई, पाथ डिफरेंस की वैल्यू लैम्डा बाय 3 और इधर ऑलरेडी एक लैम्डा है, इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई। बस लैम्डा से लैम्डा ही तो कटा और कुछ कट ही नहीं पाया, तो हमारे पास फेज डिफरेंस आ गया 2 पाई बाय 3। थर्ड वाला भी दिखा देता हूं इसी बात पे। सर पाई आ रहा है इसका। बिल्कुल, ये हो गया लैम्डा बाय 2 और एक लैम्डा था ऑलरेडी डेल्टा फाई, तो लैम्डा से लैम्डा कटा, 2 से 2 कटा, तो हमारे पास आ गया फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू पाई। सर एक्चुअली मैं जो ये लैम्डा लिखा था मैं इसको पाई समझ रहा था, नहीं स्क्रीन नहीं ब्लर हो रही नीरज थी अभी ना। भी चेक कर लो, हाँ इसको
थोड़ी मेरी हैंडराइटिंग भी गंदी आया है, नो? नो सर, मेरी स्क्रीन लैग हो रही है सर। अच्छा तो सर मैं इसको पाई ये सर समझ गया। डन। यार थोड़ा आप जल्दी बता दो, ये कंप्लीट हो गया है, तो मेरे को कुछ हो गया एनिमेशन सर। से शो करना है। हो गया है? यस सर, हो गया। चलो भैया डन। तो आ जाओ अब थोड़ा सा। अविनाश कौन सा पार्ट रिपीट कराना है बताओ? अविनाश कौन सा पार्ट रिपीट कराना है दोस्त? चलो सॉल्व कैसे किया? अच्छा फिर से रिपीट। अविनाश हमारे भी बस ये फॉर्मूला यूज किया यार, 2 पाई p/λ = जैसे देखो फर्स्ट पार्ट फिर से सॉल्व करा रहा हूं यहाँ पे। 2 पाई p/λ = p की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है ना, बस वो सब्स्टिट्यूट करनी थी। तो 2 पाई p की वैल्यू फर्स्ट पार्ट के लिए कितनी गिवन है? λ/4, और एक लैम्डा ऑलरेडी इधर होना चाहिए, इज इक्वल्स टू ΔΦ। लैम्डा से लैम्डा कटा, 2 से 4 कटा, तो हमारे पास ΔΦ कितना आएगा? π/2 आएगा। अविनाश चेक करो अब। डन। और विदाउट टेंशन मत लो, अब कुछ आगे नेक्स्ट ऐसा कुछ सॉल्व नहीं करा रहा हूं, बस मेरे को एक एनिमेशन शो करनी है। एनिमेशन देख लो भैया। भैया सबको यूट्यूब दिख रहा है? यस यस सर। डन। सबने ये बचपन में पढ़ा होगा कि अगर हम पानी में एक स्टोन ड्रॉप कर देते हैं, पानी में एक स्टोन ड्रॉप कर देते हैं, तो हमारे ऐसे ऊपर नीचे रिपल्स क्रिएट हो जाते हैं। ऊपर Yes, वाले sir. को हम क्रेस्ट कहते हैं, और जो नीचे जो हॉलो पोर्शन आ रहा है बीच का, बीच का मतलब एरो मार्क देखना मेरा, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो खाली डीप आ रहा है, ये वाला हमारा क्या कहलाता है? ट्रफ। भैया सबको समझ में आई ये वाली बात? यस Yes, सर। sir. अब एक बार आप पूरी एनिमेशन देख लो आराम से, फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। चलो देख लो पहले आराम से। बस इतना ही दिखाना था। चलो भैया आ जाओ वापस, आज इतनी ही चर्चा करनी है। डन। वापस भैया स्क्रीन दिख रही है सबको? यस। Yes, sir. यार इधर देखो हमने क्या किया। मैंने कहा कि ये मेरा एक स्टोन है, सोर्स है, स्टोन की वजह से वेव प्रोड्यूस हुई थी, तो ये सोर्स हो गया। इस सोर्स की वजह से है ना वेव बनी है, और ये वेव हर डायरेक्शन में निकल रही है, हर डायरेक्शन में। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा स्टोन है, अब इससे वेव लेफ्ट में भी निकलेगी, राइट में भी निकलेगी, आगे भी निकलेगी और पीछे भी निकलेगी। तो मैं यहाँ पे वेव्स ड्रॉ कर रहा हूं, चेक करना। ये मैंने वेव्स ड्रॉ करी, वेव 1। ऐसी मैंने ये आगे की तरफ एक वेव ड्रॉ करी, वेव 2। ऐसे ही यहाँ पे वेव 3, और ऐसे ही यहाँ पे वेव 4। ऐसे बहुत सारी वेव्स निकलेगी। अब आप चेक करो कौन कौन से पार्टिकल्स ऐसे हैं जिन्होंने सेम एंगल कवर किया, सेम एंगल। तो आप 90 डिग्री वाले को पकड़ लो कि भैया इस पॉइंट पे कितना एंगल कवर हुआ होगा। हमने देखा ना, 90 degree. जो देखो यहाँ पे 90। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, पीक वैल्यू पे, Yes, sir. पीक वैल्यू पे कितना एंगल कवर होता है? 90, 90. π/2। π/2। तो आप सारे वो पार्टिकल्स को पकड़ो जिन्होंने 90 डिग्री कवर किया हो। तो एक पार्टिकल ये मिलेगा, फिर एक पार्टिकल ये मिलेगा, एक पार्टिकल ये मिलेगा। मैंने वो सारे पार्टिकल्स इकट्ठे कर लिए जिन्होंने सेम एंगल कवर किया। तो अब आप क्या करो, इन सारे पार्टिकल्स को एक लाइन से ज्वाइन कर दो इस तरीके से। तो मेरे को बताओ ये क्या मिलेगा मेरे को। मैंने वो सारे पार्टिकल्स को ज्वाइन कर दिया जो सेम एंगल पे है, सेम एंगल पे। सेम एंगल का मतलब सेफ फेस पे। तो जब आप इन सबको ज्वाइन कर देते हो जो सेम फेस पे है, इन सबका जो ये ज्वाइन करने के बाद हमें एक स्ट्रक्चर मिल रहा है, वो हमारा कहलाता है वेव फ्रंट। क्या समझ में आया? व्हाट इज वेव फ्रंट? यस सर। बढ़िया। तो वेव फ्रंट का मतलब है उन सारे पार्टिकल्स को ज्वाइन करना जिन्होंने सेम एंगल कवर किया। जैसे सपोज मेरे को लेके बता दो 270 डिग्री। 270 डिग्री का मतलब था नेगेटिव में माइनस पीक वैल्यू, मतलब ये वाला। इसको रेड कलर से ड्रॉ कर देता हूं। ये वाला 270 है, ये वाला 270 है, ये वाला 270 है, और ये वाला 270 है। तो अगर मैं इन सबको ज्वाइन करूंगा तो फिर से मेरे पास कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा? मेरे पास स्फेरिकल स्ट्रक्चर मिलेगा।
अविनाश अभी ये रिपीट कर सर रहा ये हूँ। सभी वेवलेंथ के सेम एंगल को रखना है ना कवर। ठीक है, बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हमारी क्या कहलाएगी? ये सारी चीजें हमारी वेव फ्रंट कहलाएगी। क्या ये क्लियर हो गया आपको व्हाट इज वेव फ्रंट? यस Yes, सर। sir. डन। ये अब सर आप जितनी मेरे को भी हमारी सर्कल्स में लाइन बनेगी वो सारी वेव फ्रंट ही कहलाएंगी। बिल्कुल, वो सारी वेव फ्रंट कहलाएंगी। अब क्या करना है आपको, बस ये इमेजिन करना है थोड़ा सा कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए वेव फ्रंट कैसे कैसे बनेंगे। अब तो ध्यान दो, मैंने कहा ये मेरे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसको एक पॉइंट मान लो बस। तो ये डिस्टरबेंस कहां कहां प्रोड्यूस करेगा? लेफ्ट में भी, राइट में भी, आगे भी, पीछे भी। भैया नीचे ऊपर के साथ भेदभाव क्यों हुआ? ये ऊपर भी प्रोड्यूस करेगा और नीचे भी प्रोड्यूस करेगा। तो अगर इसको पूरे को बंद करना है, तो जो मैं बंद करूंगा इस पूरे को, तो वो स्फेयर बनेगा या सर्कल बनेगा? सर स्फेयर। सर्कल। स्फेयर बनेगा, स्फेयर बनेगा, याद रखो। आई रिपीट यार, अगर आप सर्कल बनाओगे तो सर्कल तो सिर्फ इतने रीजन में बन गया, तो उसने लेफ्ट राइट फ्रंट और बैकवर्ड सिर्फ इसको कवर किया। भैया सर तो अपवर्ड्स और पूरा करेगा डाउनवर्ड्स को तो फिर। कवर ही नहीं करेगा ना वो। सर तो गोला नहीं बन गया फिर तो सर्कल नहीं हुआ। मैं वही बोल रहा हूं, तो एक तरीके का स्फेयर बन गया। क्या ये चीज समझ में आ गई आपको? Yes, sir. यस सर। इसीलिए इसीलिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक में? राकेश सर ने पढ़ा दिया आपको? सर पढ़ा रहे हैं। पढ़ा रहे हैं अभी। हाँ इलेक्ट्रिक सर। फील्ड लाइन ड्रॉ करना तो नहीं सीखा होगा फिर? पर सर हमने स्कूल सर में सीख पढ़ी। लिया है। सीख लिया है ना। एक नोट्स पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है? भैया आपने शायद से सर नहीं पढ़ा, रेडियली आउटवर्ड्स बनती है इस तरीके से। ये सर। सर और माइनस के लिए अंदर आएंगी इनवर्ट सर ये। चली जाती ये है सर। अंदर को। अरे आता है सब कुछ, अरे बहुत बढ़िया। तो यार पॉजिटिव चार्ज के लिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स बनती थी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल बनती है। आपको ये बता दिया गया होगा। तो एग्जैक्टली सेम लाइट के पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स का मतलब जैसे हमारे घर में बल्ब होता है, याद रखो बल्ब एक पॉइंट सोर्स है लाइट का। तो इस बल्ब से लाइट क्या सिर्फ लेफ्ट और राइट में जाती है या पूरे रूम में स्प्रेड होती है? सर फुल रूम में स्प्रेड होती तो है। इसका मतलब क्या है कि इस बल्ब से जो लाइट रे निकल रही है, वो हर डायरेक्शन में, आगे पीछे ऊपर नीचे हर डायरेक्शन में निकल रही है। और वो कैसी निकल रही है? वो स्फेरिकल निकल रही है। तो अगर मैं तुम्हें कह रहा हूं कि एक बल्ब को बंद कर दो, चारों तरफ से बंद कर दो, तो भैया बल्ब को बंद करने के लिए आपको स्फेयर चाहिए होगा, सर्कल थोड़ी बंद कर पाएगा एक बल्ब को। यस सर। यस सर। तो बस वही चीज मैंने यहाँ कही। तो अब आप ये चीज माइंड में लिख लो। यहाँ पे ये डायग्राम तो बस मैंने ऐसे ड्रॉ किया समझाने के लिए, कि अगर मैं आपको कभी भी बोलूं पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट कैसे बनेंगे, तो आप मेरे को बताओ क्या लिखूं? पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट कैसे बनेंगे? स्फेरिकल सर। स्फेरिकल। डन। यस सर। बढ़िया। भैया यहां तक लिख के कंप्लीट कर दो। सर हो गया। डन। नीरज ये बेसिकली एक पेपर वेट है, जो आपको पता होगा, ये सकरनी सीमेंट कंपनी यस है, सर। यस सर। उसका है। और मेरे डैड यूजुअली लाइक इसमें डील करते हैं, तो इसलिए मेरे पास है। भैया यहां तक अब चेक कर लो, कोई डाउट कोई यस। समस्या? आज इतना ही है। नो सर। चलो बढ़िया। तो आज की कहानी यहीं तक।